नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे योजना के बारे में। योजना क्या है? बहुत सिंपल सा इसका आंसर है किसी कार्य की रूपरेखा बनाना या उसके लिए एक विधि बनाना योजना कहलाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई रूपरेखा या विधि को हम क्या कहते हैं? योजना। इसे बनाने का क्या उद्देश्य होता है? पहला, कार्य पर नियंत्रण हो। दूसरा, काम में कम से कम गलती हो। और तीसरा, समय पर काम पूरा हो जाए, इसलिए योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो हमारे देश की जो सरकार है उनके सामने अनेक समस्या होती है। देश के विकास को लेकर, देश में जो गरीबी है उसको लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत सारे उनके उद्देश्य होते हैं। देश को एक संपूर्ण बनाने के लिए, देश में सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, तो अपने इन उद्देश्यों को देश की सरकार योजनाओं के माध्यम से पूरा करती है। तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो उसमें 1951, उसके बाद 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जो 51 से 56 तक चली। 1951 से 1956 तक चली, मतलब 5 वर्ष की एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। तो इन योजनाओं के माध्यम से हमारे देश में सरकार ने देश के विकास के लिए, देश के आर्थिक हित के लिए अनेक काम किए। 1951 से लेकर 2017 तक हमारे देश में 12 योजनाएं बनी थी। ठीक है, 2017 के बाद इन योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया गया। इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और 2015 में जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। और यह नीति आयोग किसने नाम रखा इसका? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने योजना आयोग का नाम नीति आयोग रखा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम कि योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? कि देश का विकास हो। देश का विकास कैसे हो? देश में जो संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग हो। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। सामान्य उद्देश्य जिन्हें प्राप्त करने में ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, और विशिष्ट उद्देश्य जिनमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास अधिक करने होते हैं। जैसे एक अकेला व्यक्ति है, उसकी जो भी आवश्यकता होती है वो जैसे तैसे पूरा करके अपने जीवन को मस्ती से जीता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, उसके ऊपर परिवार के 20 व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी आ जाएगी, तो अब उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं विशेष उद्देश्य। ठीक, फिर आगे लिखा, भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश के पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। ठीक, फिर आगे लिखा, हमारे योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनसे आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालीन योजना का परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्षात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। मतलब ये हमें कह रहा है कि हमारे देश में 5-5 वर्षों की योजना बनती थी। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी तो केवल इसमें 5 वर्षों का ही उल्लेख नहीं था, इसमें जो योजना को लेकर जो कार्य को लेकर बातें की गई थी, तो वो 20 वर्षों तक हम देख सकते हैं कि सब कुछ वैसा के वैसा ही चलेगा जैसा योजना में बनाया गया था। परिप्रेक्षात्मक का मतलब होता है कि हम उसे अपनी आंखों से देख सके, जो भी हमें लाभ प्राप्त हुआ वो आंखों से देखा जा सके, उसे परिप्रेक्षात्मक कहा जाता है। तो क्या बोला इसने कि हमारे देश में जो योजनाएं बनी थी वह योजनाएं केवल 5 वर्ष की ही नहीं थी, बल्कि आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी वो उसमें उल्लेख होता था। आने वाले, जैसे 1951 से 1956 की योजना थी, तो उसने बोला था कि आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उसमें उल्लेख होता था कि हम केवल 5 वर्ष में हमारे क्या क्या उद्देश्य रहेंगे उन्हें पूरा नहीं करेंगे, बल्कि हम योजना का नाम तो 5 वर्ष है, हम 20 वर्ष की योजना को लेकर काम कर रहे हैं।
आया समझ में? जो पंचवर्षीय योजना बनती थी उसमें केवल 5 वर्षों को लेकर उद्देश्य निर्धारित नहीं होते थे, बल्कि 20 वर्षों तक हमारे देश में क्या क्या समस्या होगी उन सभी उद्देश्यों को लेकर योजनाएं बनती थी। फिर आगे लिखा है, यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजना में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। जैसे 10 उद्देश्य लिए गए तो 10 ही तो पूरे नहीं होंगे, है ना। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिक श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। जैसे हमने सोचा कि हमारे देश की जनता की जो मांग हो, वो जिस भी चीजों की मांग करती है हम उसका आयात ना करके हमारे देश में उसका उत्पादन करें, ठीक है। जिस तरीके से वो चाहती है उस तरीके से हम उस वस्तु को बनाएं, तो इसके लिए हम नवीनतम तकनीक को अपनाएंगे। अब जब हम उद्योग में नवीन तकनीक को अपनाएंगे तो इससे श्रमिक द्वारा विरोध किया जाएगा, क्योंकि उनके रोजगार के अवसर छीन लिए जाएंगे। जब मशीनों से काम होता है तो कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन होता है और कम समय लगता है। और श्रम प्रधान तकनीक को अपनाते हैं तो उसमें क्या होता है, श्रमिकों को हमें रोजगार देना होता है। तो फायदा तो होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि वस्तु बनने में समय अधिक लगता है। तो ये बोला गया है कि योजना में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं सभी बातों को लेकर उनमें आपस में किसी ना किसी बात को लेकर कोई ना कोई समस्या होती है। उदाहरण के लिए उसने बताया कि यदि हम उद्योग में नवीनतम तकनीक को अपनाएंगे तो श्रमिकों द्वारा उसका विरोध किया जाएगा। फिर आगे लिखा है यहाँ, आयोजकों को इस प्रकार के विरोध का संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। अब आयोजक जो भी इन योजनाओं को बनाते हैं तो उनमें कैसे संतुलन बनाए रखना ये भी उन्हें करना होता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है, भारत की पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती थी कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह न तो संभव है न ही आवश्यक है। हम नहीं बता सकते हैं कि देश में लोगों को कब कितनी वस्तु की आवश्यकता होगी, कौन सी वस्तु की आवश्यकता होगी और कितनी मात्रा में होगी, है ना। ये नहीं बता सकते और ये ना ही संभव है। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्र के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर होगा या सही होगा। कहने का मतलब है केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाए जिसमें आप सुधार कर सको। जैसे इन्होंने बोला कि कृषि पर हमारा देश निर्भर है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो विद्युत उत्पादन और सिंचाई पर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो आगे की सारी समस्या अपने आप क्या होगी, सुलझती जाएगी। तो यहाँ आपको समझ में आया योजना क्या है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, योजना का मतलब होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई विधि या रूपरेखा योजना कहलाती है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तब हमारे देश में पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से बनी। 1951 से लेकर 2017 तक हमारे देश में कुल कितनी योजनाएं बनी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही, जिसमें से अंतिम पंचवर्षीय योजना 2017 की है। 2017 के बाद योजना को बंद करने का फैसला लिया गया। इसके जगह नीति आयोग का गठन किया गया। अब नीति आयोग क्या है इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। नीति आयोग, इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में जो भी काम हो रहा हो, तो जैसे कहने का मतलब है कि नीति आयोग इस बात को लेकर चलता है कि एक मजबूत राष्ट्र राज्यों के हित से ही बनता है, मतलब राज्यों के साथ से सभी राज्यों के एकीकरण से बनता है। नीति आयोग का ऐसा मानना है कि एक मजबूत राष्ट्र मजबूत राज्यों से मिलकर बनता है, एक मजबूत देश मजबूत राज्यों से मिलकर बनता है। तो इनका कहना था कि हमारे देश में क्या हो, सभी राज्य आपस में साझेदारी रखे, सभी राज्य आपस में साझेदारी रखे जिससे देश का सर्वांगीण विकास किया जा सके। साझेदारी, स्थिर साझेदारी हो, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच स्थिर साझेदारी हो। स्थिर साझेदारी को हम संघवाद भी कहते हैं। संघवाद कहने का मतलब है नीति आयोग इस बात पर बल देता है कि एक मजबूत राष्ट्र मजबूत राज्य से बनता है, इसलिए राज्यों के बीच केंद्र सरकार राज्य सरकार की स्थिर साझेदारी होनी चाहिए। ठीक, तो आया आपको समझ में। अब अगर कोई भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।